हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज है जनरल साइंस क्विज का डे फर्स्ट और ये क्विज आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई सीबीटी 1, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स की दिया हुआ है, ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पर होती है? ऑप्शन ए लाइज जस्ट बिलो द स्टमक, पेट के ठीक नीचे होती है। ऑप्शन बी लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक, गर्दन के निचले हिस्से में होती है। ऑप्शन सी इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, मस्तिष्क में मौजूद होती है। ऑप्शन डी इज अटैच्ड टू द विंड पाइप। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर मैं ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात करूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस इज अ पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई विद अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। ये एक ब्रेन का हिस्सा होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज टू लिंक द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करती है। किसके थ्रू करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू करती है। तो एग्जाम में आपके लिए देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर होती है? ब्रेन के अंदर होती है। सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों का क्लियर हुआ, क्या हुआ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कौन सी ग्लैंड जोड़ती है? तो वहां पर आप कहोगे कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जुड़ता है। चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चूज विच इज नॉट सिमिलर टू अदर्स इन द ग्रुप गिवन बिलो। यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है चारों में से अलग क्या चीज है। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल या स्नैक। यानी अगर मैं बात करूं छिपकली, मगरमच्छ, सरीसृप या सांप, इसमें से क्या चीज अलग होती है? रेप्टाइल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्यों है, चलिए देखते हैं। जो रेप्टाइल होता है ना, रेप्टाइल इज ए क्लास ऑफ एनिमल वेयर लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड स्नैक ऑल आर पार्ट ऑफ रेप्टाइल ग्रुप। जो रेप्टाइल होता है ना, रेप्टाइल कोई एनिमल नहीं है, रेप्टाइल एक क्लास है एनिमल्स का, जिसके अंदर अगर बात करूं मैं लिजर्ड, क्रोकोडाइल और स्नैक, ये तीनों ही रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। चलिए आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is used in making an ointment for curing skin disease? स्किन डिसीज को ठीक करने के लिए, जैसे जो में त्वचा के रोग होते हैं उसमें मरहम बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है ZnSO4, ऑप्शन सी दिया है ZnCO3 या ऑप्शन डी ZnS। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ZnO। देखिए क्या होता है, जिंक ऑक्साइड एक टॉपिकल स्किन प्रोडक्ट है जो कि यूज किया जाता है मिल्ड स्किन इरिटेशन और एब्रेशंस जब होते हैं हम लोगों को, तो वहां पर उनको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड एक सामयिक त्वचा उत्पाद है जो हल्के त्वचा की जलन और घर्षण के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब जब हमें कभी भी जलन वगैरह होती है तो वहां पर जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसको कहा जाता है, उस ऑइंटमेंट को जिंक ऑक्साइड। मतलब जिंक ऑक्साइड की मदद से इरिटेशन वगैरह, जब माइल्ड स्किन इरिटेशन या एब्रेशंस होती है, एब्रेशन यानी घर्षण जब हमें होता है, तो वहां पर हम जिस ऑइंटमेंट का यूज करते हैं उस ऑइंटमेंट का नाम है जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी होती है? बर्ड्स यानी पक्षी, मैमल यानी स्तनधारी, सी फिशेस यानी मछली, और डी बैट यानी कि चमगादड़। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स। जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, उन्हें कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। उनको कहते हैं, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्थिनोलॉजिस्ट, और उस ब्रांच की साइंस को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। जैसे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसर्न द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडी एवरी एस्पेक्ट ऑफ बर्ड्स। वो बर्ड्स के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि बर्ड के सॉन्ग कैसे होते हैं, मतलब किस तरीके से बोलती हैं, फ्लाइट पैटर्न, कौन सा पक्षी किस तरीके से उड़ता है, फिजिकल अपीयरेंस वो कैसे दिखाई देते हैं, एंड माइग्रेशन पैटर्न कि वो कौन से सीजन में कहाँ पर माइग्रेट करती हैं।
तो स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। वन फीचर ऑफ मैमल कॉमन टू ऑल मैमल्स विदाउट एक्सेप्शन इज। इसमें इन चारों में से कौन सा ऐसा फीचर है जो मैमल्स के अंदर, सभी मैमल्स के अंदर जरूर होता है? प्रेजेंस ऑफ हेयर, बालों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, ऑप्शन सी गिविंग बर्थ टू बेबीज बाय पैरिटी, बच्चों को जन्म देना यानी जीवंतता, या ऑप्शन डी 7 वर्टिब्रे इन द नेक, उनके नेक में 7 वर्टिब्रे होते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। चलिए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल मैमल्स हैव इन द कॉमन। मैमल्स के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। कैसे? मैमल्स ऑल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो मैमल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी सभी स्तनधारी क्या होते हैं? गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं। दे ब्रीथ एयर, वो हवा में सांस लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति होती है। एंड मॉम्स फीड दियर बेबीज मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड, और मादा यानी जो मदर होती है वो अपने बच्चों को स्तन ग्रंथियों से दूध पिलाती हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ये सारे फीचर्स होते हैं मैमल्स के। क्या? पहला फीचर वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी सभी का जो होते हैं गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं। दे ब्रीथ एयर, मतलब सभी के सभी सांस लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, सभी के अंदर स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। और जो उनकी मॉम्स होती हैं यानी जो मादा होता है वो क्या करता है? अपने बच्चों को स्तन ग्रंथियों से दूध पिलाती हैं। चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, या ऑप्शन डी यानी कि माध्यम। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मीडियम, यानी मीडियम इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं कि वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तरंग के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए तरंग में क्या क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि आवृत्ति, पीरियड होता है अवधि, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, और एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम होता है। पर वेव किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हर मीडियम के अंदर, क्योंकि वेव मतलब मीडियम का वेव से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यानी आपको यहाँ पे क्या पता चला कि मीडियम इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, माध्यम तरंग की विशेषता नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज अबाउट। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ के सरफेस पर? 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.3 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आप एस्केप वेलोसिटी की बात करें कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो चलिए एस्केप वेलोसिटी देखते हैं स्टूडेंट। Escape velocity is defined to be the minimum velocities on object must have in order to escape the gravitational field of the earth. Escape velocity वो minimum velocity होती है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चली जाती है और फिर कभी भी लौट के नहीं आती है, विदाउट इवर फॉलिंग बैक, और पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आता है। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर बात करें तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग सतह पर लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर आप यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी में दोबारा आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालने के लिए। और फिर वो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला गया तो वो कभी भी लौटकर अर्थ पर दोबारा नहीं आता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस थ्रू अ बार मैग्नेट। छड़ चुंबक के माध्यम से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्रॉस इनसाइड द मैग्नेटिक बॉडी, चुंबकीय निकाय के अंदर पार होती हैं। ऑप्शन बी ओनली क्रॉस अक्रॉस द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, केवल चुंबक के उदासीन बिंदु को पार करती हैं। ऑप्शन सी
ओनली क्रॉस अक्रॉस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पार होती हैं। या ऑप्शन डी, चुंबक में कभी भी पार नहीं होता है, डू नॉट क्रॉस एनीवेयर इन द मैग्नेट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा डू नॉट क्रॉस एनीवेयर इन द मैग्नेट। चलिए अब मैं बताता हूं ये क्यों होगा। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना, अगर हम बात करें बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है छड़ चुंबक, तो वहां पर क्या होता है, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस थ्रू अ बार मैग्नेट डू नॉट क्रॉस एनीवेयर इन द मैग्नेट। छड़ चुंबक के माध्यम से उत्पन्न बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक में कहीं भी पार नहीं करती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और एक छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस, मतलब जो फील्ड लाइंस होती है मैग्नेटिक लाइंस, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ पर होती है, साउथ पोल से। तो कई बार एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो ओरिजिनेट होती हैं उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से, और कहाँ पर एंड होती हैं, एंड होती हैं साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पे। अब स्टूडेंट इसके बाद बात करें तो दिशा चुंबक के अंदर प्रवेश करती है, अर्थात वह दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती दिखाई देती है। द डायरेक्शन इनवर्सेस इनसाइड द मैग्नेट, यानी दिशा जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्स हो जाती है। मतलब डायरेक्शन कैसे होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट, ब्लैक बोर्ड काला नजर आता है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स एवरी कलर, हर रंग को परावर्तित कर देता है। डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, काले रंग को अवशोषित करता है। या फिर ऑप्शन डी, रिफ्लेक्ट ब्लैक कलर, काले रंग को परावर्तित करता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए ब्लैक बोर्ड हैज ऑल कलर्स इन लाइट और वाइट लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी कलर होते हैं वो सारे ब्लैक बोर्ड के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो व्हाइट लाइट के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं स्टूडेंट, व्हाइट लाइट के अंदर होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड यानी कि विवग्योर। तो ये सारे कलर्स व्हाइट लाइट के अंदर मौजूद होते हैं। तो सो व्हेन लाइट फॉल ऑन इट बोर्ड एब्जॉर्ब ऑल कलर और डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर बिकॉज ऑल आर प्रेजेंट। इस वजह से जब लाइट ब्लैक बोर्ड पर पड़ती है तो ब्लैक बोर्ड के अंदर ऑलरेडी ये सारे कलर होते हैं, इस वजह से कोई भी लाइट वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, एक ब्लैक बोर्ड में हल्के या सफ़ेद प्रकाश में सभी रंग होते हैं, इसलिए जब प्रकाश उस पर गिरता है तो बोर्ड सभी रंगों को अवशोषित करता है यानी एब्जॉर्व कर लेता है और किसी भी रंग को प्रतिबिंबित नहीं करता है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास सभी मौजूद होते हैं। इसलिए कोई प्रकाश वापस परिलक्षित नहीं होता है और इस वजह से ब्लैक बोर्ड क्या होता है, पूरा काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, इफ अ मूविंग बॉडी डबल्स इट्स वेलोसिटी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। यदि एक गतिमान पिंड अपने वेग को दुगना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है डबल यानी दो गुनी, 4 टाइम्स यानी कि 4 गुनी, सेम यानी कि समान, या फिर 3 टाइम्स यानी कि 3 गुनी हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल के जरिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी वेलोसिटी को डबल कर दिया, वेग बढ़ा दिया। वेलोसिटी कितनी हो गई, यहां पर वेलोसिटी हमारी पहले थी v, अब हो गई वेलोसिटी 2v। जब इस फॉर्मूले में मैंने v की जगह रख दिया 2v², तो ये निकलकर कितना आया, हाफ m 2v² का कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर v²। इस 2 से ये 4 कटा तो यहां पर आया 2 यानी 2mv²। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर ये गलती करके आएंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आया 2mv², तो वो लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी 2 गुना बढ़ गई, पर 2 गुना नहीं बढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर आप 4 बार हाफ mv² को जोड़ोगे तब निकल कर आता है 2mv², यानी काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ी
4 गुना। तो ये गलती बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 4 टाइम्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आज की साइंस की क्लास की क्विज, फर्स्ट जनरल साइंस क्विज। और इस क्लास का वीडियो, अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए आप लोगों को, तो पीडीएफ का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप लोग इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगली क्लास अब होगी आप लोगों की थर्सडे को, यानी कि थर्सडे सुबह 8 बजे चलेगी इसकी क्लास आप लोगों की। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास में आप लोग कुछ और भी चेंजेस चाहते हैं मेरी तरफ से, आप लोग वो चेंजेस भी बताइएगा। जो भी आप लोगों का फीडबैक है, क्लास अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, और क्लास आप लोगों को अगर खराब लगी है तो क्यों खराब लगी है, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस आप लोगों को मैं और भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकूं। और स्टूडेंट्स क्लास में जैसे मैं क्विज जो करा रहा हूँ, ये क्विज आप लोग कैसे चाहते हैं, इसी तरह एमसीक्यू फॉर्म में चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि ये क्विज मैं वन वर्ड फॉर्म में कराऊं? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए यूजर्स जुड़े हैं हमारे साथ, आप सभी ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।